अविनाश जी, आप लाइन पे हैं क्या? अविनाश जी। हाँ जी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से? मैं जॉर्जिया से। अच्छा, जॉर्जिया से ना। तो अपना राकेश जी, हाँ ये डॉक्टर अविनाश जी हैं। ये जॉर्जिया कौन सा शहर आपका? टिब्लिसी। तिबलिसी, जॉर्जिया तिबलिसी से है। ये डॉक्टर है, वो ये ऑनलाइन है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है राकेश जी। टिब्लिसी कहाँ पे? जॉर्जिया, जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री और जॉर्जिया स्टेट की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, जॉर्जिया कंट्री, जॉर्जिया कंट्री। ओह ओके ओके, जॉर्जिया कंट्री। ओके, हाँ हाँ, अब आया वीडियो। आई सी आई सी। नहीं, उनका वीडियो भी नहीं दिख रहा है। अविनाश जी। हेलो। हाँ अविनाश जी, हाँ जी। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। हाँ मैं एक्चुअली मैं रिकनेक्ट करता हूँ, बाहर हाँ हूँ हाँ, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ओके मैं रिकनेक्ट करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ओके, तो चालू करना है अभी? 6 बज चुके हैं कि 2 मिनट राह देखनी है? 2 मिनट राह देखते हैं। ओके। प्रकाश जी आ गए क्या? नहीं, प्रकाश नहीं दिख रहा है अभी। तो लाइन उनको जरा फोन फोन करिए, मैं दूसरे फोन से करूँ क्या? हाँ, करके देखो। उनको फोन करता हूँ। रामदेव, आप कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। ओ, बिहार से हो, ओके। हाँ, बट बेसिकली 10-12 साल हो गए पुणे में हूँ, यहीं पे आईटी में जॉब कर रहा हूँ। ओके, नाइस। पुणे इज अ बिग हब देयर, हाँ? यस। बराबर बराबर, नाइस नाइस। ओके, मैं पुणे आया था 1989 में। अच्छा, ग्रेट। तब तो मेरी तब उस समय तो मेरा जन्म हुआ था। वाओ, लॉन्ग टाइम अगो। वही मैंने बात। आपका गो अहेड रामदेव, क्या बोल रहे थे? नहीं, मैंने आपका वो लाफ्टर वाला भी अटेंड किया था। ओ, आपने किया था? ओ, ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस, या गुड गुड। बात हुई प्रकाश से? बात हुई? हाँ हाँ, वो आ रहा है। ओके ओके ओके। Yeah, so we will wait maybe 2-3 minutes at the most, फिर चालू कर देंगे। जी। ओके, गुड। आपके फेसबुक पे दिख रहा है, टाइमलाइन पे दिख रहा है? तो शायद मैंने हेलो। जस्ट मिनट, आपने मुझे टैग किया है, मैं उसको जरा वो रिव्यू कर दूं। Okay, 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 okay. No problem, no problem. Yeah, we'll start. Those who are watching on the Facebook right now, we're just starting in couple minutes. I think JP Singh is checking his Facebook timeline and make sure that it's streaming there. And I'll be starting pretty soon.
हो गया? हाँ हो गया हो गया. Okay, yeah, I think we will go ahead and start. Doesn't matter how many people are here. You know, मैं एक्चुअली हाँ हिंदी में बात करनी है ना. सॉरी, इंग्लिश की आदत पड़ गई है ना. एनीवे, जेपी सिंह, यू वांट टू स्टार्ट? हाँ. मित्रों, हमारे साथ आज मीटिंग में डॉक्टर राकेश साजी हैं, जो बेसिकली तो अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट के कैपिटल एटलांटा में डॉक्टर हैं. और अभी जो कोविड वायरस का जो वैक्सीन आया है, इस पर लोगों के मन में जो तरह तरह के सवाल हैं, भ्रांतियां हैं, तमाम मिथ्स हैं, उसके बारे में डॉक्टर साहब डिटेल में समझाएंगे, क्लैरिटी देंगे. तो डॉक्टर साहब आप शुरू करिए. ओके, थैंक यू जेपी सिंह. इट्स इंटरेस्टिंग. आज 2 साल पहले आप नरेंद्र मोदी जी से मिले थे 7 फरवरी. तो आई डिडंट रियलाइज कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, और हम इसको और भी इम्पोर्टेंट और यादगार बनाएंगे आज. बहुत अच्छी. तो बेसिकली जो पूरा 2021 का साल कैसे जाने वाला है, वो आपको ओवरव्यू में देने वाला हूँ कि धीरे धीरे क्या होगा कि कोरोना के केसेस ऐसे कम होते जाएंगे और ये वैक्सीन के नंबर बढ़ते जाएंगे. तो ये 2 चीजें पैरेलल होती जाएगी. फिर बीच बीच में क्या होगा कि थोड़े बहुत कोरोना के केसेस आते रहेंगे. और चौथी बात ये रहेगी कि कोरोना के जिसको हो गया 2020 में हो गया, उसमें से कई लोगों को उसके क्रॉनिक सिम्टम्स लगे रहेंगे. 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक चलेंगे कई लोगों को. ऐसे 5% लोग हैं जिसको ये क्रॉनिक सिम्टम्स चलते हैं. तो उसको हम लॉन्ग हॉलर बोलते हैं. तो ये सब चलता रहेगा. फिर क्या होगा कि कई लोगों को ऐसा रहेगा कि 2020 में डॉक्टर को कभी दिखाया ही नहीं, तो कई लोगों को ऐसे नए डायग्नोसिस होंगे जो उनको सडनली सरप्राइज हो जाएगा कि यार मुझे कैंसर कैसे हो गया, यार मुझे ये कैसे हो गया, क्योंकि पिछले साल में कई लोगों ने डॉक्टर की विजिट ही नहीं किया. तो वैसे भी निदान आते रहेंगे. तो ये सब होता रहेगा. और ये जो मास्क है शायद पूरा ये साल चलेगा. मास्क की रिक्वायरमेंट जो पब्लिक प्लेसेस में है वो चलती रहेगी. तो जो नॉर्मल जिंदगी है, मेरा ख्याल है कि होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी. नॉर्मल मीन्स कोई भी डर बिना ऐसे फ्रीली घूम सकते हैं. वैसे अभी भी घूम सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी शायद एंड ऑफ द ईयर हो जाएगी. दिसंबर तक ही हो पाएगी नॉर्मल लाइफ. ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये जो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन सब जगह जो है ना, क्योंकि अभी मैं जो यूएस वर्जिन आइलैंड जाके आया तो वहाँ पे आपको ये नेगेटिव कोरोना टेस्टिंग लेके जाना पड़ता है, एंटीबॉडी टेस्ट बताना पड़ता है. तो वो सब जो रिस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे वो कम होने में गवर्नमेंट टाइम लगता है, राइट. तो अभी लग तो गए, लेकिन निकलने में अभी 6 महीने निकल जाएंगे शायद. तो वैसे जिंदगी का जो पहिया अटक गया था वो एंड ऑफ द ईयर तक चालू फिर से हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. वैसे इंडिया में तो मालूम है केसेस बहुत कम हो गए हैं. जी. तो अभी इसका ये प्रॉब्लम दूसरा क्या हो सकता है कि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार अभी तो कोरोना चला गया है तो वैक्सीन की क्या जरूरत है. यस, बराबर है. सच कहूं तो मैं भी यही सोच रहा था. क्या मैं भी यही सोच रहा था कि हाँ मैं अब क्या वैक्सीन लगवाने के फायदा, कोरोना इंडिया से जा ही रहा है तो फिर क्या लगाने से फायदा. हाँ वो हाँ, लेकिन अभी ऐसा मैंने जब पढ़ा कि तमाम कंट्रीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी कर दी, तो फिर मुझे लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर उसके प्लेन में बैठने नहीं देंगे. एग्जैक्टली पासपोर्ट जैसा हो जाएगा कि साथ में वैक्सीन का सर्टिफिकेट रखना ही पड़ेगा सबको. रखना ही पड़ेगा. क्योंकि अभी कोई चांस लेना नहीं चाहता कि भाई अगर दोबारा कुछ चालू हो गया तो पूरा कंट्री का इकोनॉमी शट डाउन करना कोई नहीं चाहता, इसलिए वो रिक्वायरमेंट हो जाएगी. तो खैर वो लीगल रेगुलेशन की वजह से लेनी पड़ेगी, वो तो ठीक है, लेकिन खुद के प्रोटेक्शन के लिए भी लेना जरूरी है. क्योंकि वायरस क्या है कि वायरस जाने वाला नहीं है, वो रहने वाला ही है. तो रह के वो क्या करेगा वो बात मैं थोड़ी करने वाला हूँ. देखो अभी कोई भी बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है ना, या ह्यूमन बीइंग, चाहे ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो या ट्रीज हो या वायरस हो या बैक्टीरिया हो, किसी को भी जो अस्तित्व में आते हैं वो तो किसी को मारने के लिए नहीं आते. सिर्फ में भी ह्यूमन बीइंग ऐसी स्पीसीज है जो बिना वजह किसी को मारती है. लेकिन बाकी सब स्पीसीज है, उनका प्राइमरी गोल किसी को मारना नहीं होता है. उनके प्राइमरी गोल 2 होते हैं.
एक तो सर्वाइवल का होता है कि वो सर्वाइव करना चाहते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो उनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, वो या पेड़ हो या बैक्टीरिया हो या वायरस हो। तो सेम टोकन पे जो ये वायरस आया है कोरोना का, अब वो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे कि भाई चाइना ने बनाया है कि है नेचुरल है, वो पूरी अलग बात है, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मेन चीज ये है कि जो कोरोना का वायरस है वो आया इसलिए है, वो मुझे ना किसी को नहीं मालूम है, लेकिन अभी आने के बाद उसका मेन पर्पस क्या है कि वो खुद को मल्टीप्लाई सर्वाइव करना चाहता है या मल्टीप्लाई, दोनों और मल्टीप्लाई करना चाहता है, बराबर है। तो उसके लिए वायरस को दो ही ऑप्शन होते हैं कि अगर वो वायरस इतना लीथल रहता है तो वो खुद का ही सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर देखो किसी भी आदमी में वायरस जाता है फिर वो आदमी को मार गिराता है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वायरस का दी एंड वहीं पे हो गया। तो वो वायरस नहीं चाहेगा, वायरस वो चाहेगा कि धीरे धीरे वो बढ़ता जाए। बढ़ता डजंट मीन कि वो आपको कुछ हार्म करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी इतने बैक्टीरिया और वायरस रहते ही है, कुछ नहीं करते। तो उसमें एक ये एडिशन हो जाएगा, कोरोना का एडिशन हो जाएगा, वो हमारे साथ रहना सीख जाएगा, क्योंकि अगर नहीं सीखेगा तो वो वायरस का खुद का दी एंड हो जाएगा, बराबर है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ये मीडिया में हम पढ़ते हैं कि वायरस के नई स्ट्रेन आई है, नई नहीं, ये नई स्ट्रेन नहीं है। नई स्ट्रेन मतलब क्या, कि जैसे पहले सार्स को 1 हुआ था, मार्स हुआ था, MERS मर्स हुआ था, वो पूरी नई अलग स्ट्रेन थी, और ये सार्स को 2 अलग स्ट्रेन है। तो ये जो यूके का म्यूटेशन हुआ है ये कोई स्ट्रेन नहीं है, ये म्यूटेशन होता है। जो वायरस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि वायरस, देखो ये समझ लो कि ये वायरस है, कोरोना वायरस ऐसा ही होता है, उसके ऊपर स्पाइक होता है, ये मेरा प्याज रखने का है। तो ये जो स्पाइक होता है ना, तो ये स्पाइक का सॉफ्टवेयर होता है वायरस के अंदर, ये अंदर एक्चुअली प्याज पड़ी है, तो समझ लो कि ये सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर में थोड़ा उसका जो ये रामदेव है वो IT वाला है, तो उनको मालूम होगा कि भाई सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग होता है एक दो जगह पे चेंज कर देते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर थोड़ा उसमें ग्लिच आ जाता है। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो वेरिएंट है उसमें क्या होता है कि जो वायरस का सॉफ्टवेयर होता है ना उसमें थोड़ा ही चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आ जाता है। तो ये पूरा वायरस बदल नहीं गया है, उसमें थोड़ा चेंज आता है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि नई स्ट्रेन आई है तो अब क्या होगा, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये दो चीजें समझ लेना जरूरी है कि वायरस का म्यूटेशन होता है वो वायरस के खुद के इंटरेस्ट के लिए होता है कि जैसे वो खुद को ह्यूमन को एडजस्ट करना चाहता है, और दूसरा ये है कि वायरस लेस लिथल होता जाता है जैसे जैसे स्प्रेड होता जाता है, ताकि वो सरवाइव हो सके। अभी बात आती है कि ये वायरस से आप बचें कैसे, मीन्स कि वायरस के साथ ऐसे जीना कैसे सीखे ताकि वायरस आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं करे। तो उसके 4 तरीके हैं। जो पहला वाला तरीका है हम उसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। इननेट मीन्स आपकी इनबॉर्न इम्यूनिटी, की जो आपको खुद में इम्यूनिटी ऑलरेडी है, कि जिसकी वजह से आपको नॉर्मल जिंदगी में कुछ होता नहीं है। आप जब बाहर फिरते हैं तो आपको ऐसे चलते चलते इन्फेक्शन नहीं लग जाता है, राइट? कभी कभी लग जाता है, हर हर रोज इन्फेक्शन नहीं लगता है। तो सच्चाई यही है कि आपके चारों ओर वायरस बैक्टीरिया सब फैले हुए ही है, लेकिन आपको कुछ नहीं होता है। क्यों? कि आपकी खुद की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, दैट इज INNATE, इननेट इम्यूनिटी। वो आप उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, आप उसको पुलिस बोल सकते हैं। तो वो आपको डिफेंड करती है। और दूसरा है इन्फेक्शन का, अगर आपको इन्फेक्शन लग गया, तो जैसे JP सिंह आपको इन्फेक्शन हो चुका है, तो दैट मीन्स कि आपको अभी शरीर में एंटीबॉडी आ चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी तीसरी बात। अच्छा आपकी अच्छा। खुद की एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एडेप्टिव मीन्स कि जैसे वायरस अंदर आया तो जी। उसके सामने आपके बॉडी ने स्पेसिफिक डिफेंस क्रिएट किया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो नवंबर 26 में मुंबई में जो हुआ था ताजमहल होटल में, जी तो उसमें पहले कौन आया था लोकेशन पे? लोकल पुलिस, मुंबई पुलिस आई होगी, जी बराबर है। जी जी। तो उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं।
तो वो मुंबई पुलिस क्या करती है कि टेररिस्ट को डील करने का कोशिश करती है, और यहाँ वहां पे जो भी और कोई भी लोग हैं उनको भी हटाती है। तो सबके साथ मुंबई पुलिस डील करती है। लेकिन जब मामला उस जगह पे पहुंच गया कि भाई ये मुंबई पुलिस के हाथ की बात रही नहीं, तब जाके Yes, कमांडो को बुलाना पड़ा, राइट? जी आपको वो सीन याद होगा, जो वो पारसी बिल्डिंग में वो कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरे थे, वो याद है आपको? यस, हब्बाद हाउस से। हाँ, हाँ, तो वो जो स्पेसिफिक टारगेटिंग स्किल है वो कमांडो के पास ही होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होती है, उनको मालूम है इसको कैसे डील करना है। तो हमारे शरीर में भी वैसा ही होता है कि जैसे कोई भी इन्फेक्शन आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी आती है। वो इन्नेट इम्यूनिटी वाले जो पुलिस होती है, मुंबई पुलिस होती है, वो क्या करती है फिर हाई कमांड को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई हमारे बस की बात ये नहीं है, हमें स्पेसिफिक फोर्सेस चाहिए। तो उसके लिए फिर कमांडो आते हैं। तो ये जो मैसेज देने वाले जो आदमी होते हैं उसको हम मैसेंजर सेल्स बोलते हैं। मैसेंजर। मेडिकल की भाषा में मैसेंजर बोलते हैं। तो एग्जैक्टली वही सिस्टम है हमारी बॉडी में कि जी मैसेंजर जाके फिर हाई कमांड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई ये मामला थोड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमको हाई कमांड की जरूरत है। तो उसको इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी जो आपकी हुई इन्फेक्शन लगने के बाद, उसको बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आपकी बॉडी में हाई कमांड ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जो मेमोरी सेल बोलते हैं कि अभी वो हाई कमांड एक्ट क्यों कर सके कि उनकी मेमोरी थी, उनकी ट्रेनिंग हुई थी। जब ट्रेनिंग करते हैं, कवायद करते हैं, तो जो मार्चिंग करते हैं तो उसमें उनकी सब ट्रेनिंग होती है। तो उनको पहले से सिखाया जाता है कि भाई हेलीकॉप्टर से कैसे नीचे उतरना है, कैसे करना है। तो ये जो मेमोरीज डेवलप होती है उनमें, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी मेमोरी सेल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं। तो ताकि अभी दोबारा आपके शरीर में जब वायरस आता है, क्योंकि वायरस तो आता ही रहेगा, वायरस तो चारों ओर पड़ा है, तो वो तो कहीं जाने वाला है नहीं। जी तो वायरस जब दोबारा आएगा तो वो मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होके फिर जी आपको डिफेंड करेंगे। तो ये बात हो गई जी आपकी दूसरी की इन्फेक्शन से आप इससे इम्यून हो सकते हैं। तीसरी बात है जो आपने बताया, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, पोलियो वैक्सीन का, कि पोलियो नाबूद हो चुका है, बराबर है? हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% पॉपुलेशन ने वैक्सीन ले लिया है, ऐसा नहीं है। जी एक्चुअली दुनिया में ऐसे 10% लोग तो ऐसे है, मे बी नॉट 10 बट मे बी 5%, की जो वैक्सीन में बिलीव करते ही नहीं है। वो ऐसा सोचते हैं कि वैक्सीन तो पूरा एक स्कैम है। यस और कई लोगों का ऐसा भी है, रिलीजियस रीजन दिखा के वैक्सीन कभी लेते ही नहीं है। तो मतलब क्या है कि वैक्सीन सबको नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि 90% से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है या इन्फेक्शन लग चुका है, इसकी वजह से पोलियो नाबूद हो चुका है। शीतला जो बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, वो भी नाबूद हो चुका है। तो उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो कोरोना में ऐसा ये लोग सोचते थे कि अगर आपको 60 to 70% से ज्यादा लोगों का अगर इन्फेक्शन हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी आ सकती है। तो अभी बाय द एंड ऑफ द ईयर ऐसा हो जाएगा कि पूरी दुनिया में 60-70% लोगों का इधर इन्फेक्शन हो गया होगा या फिर वैक्सीन लग चुकी होगी। तो वो चौथी वे है कि आप इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं, विच इज वैक्सीन। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो पहला था इननेट इम्यूनिटी, दूसरा था इन्फेक्शन, तीसरा था हर्ड इम्यूनिटी, और जो चौथा है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन से इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो वायरस है वो कैसे आपको मारता है, क्योंकि दुश्मन को अगर आप जानेंगे नहीं तो उसको मारेंगे कैसे। तो अगर सोच लो कि ये वायरस है, तो इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन होता है, वो जानना बहुत जरूरी है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन है, वो स्पाइक प्रोटीन अगर नहीं होता है तो वायरस कास्ट्रेटेड हो, हम गिनते हैं कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो जो भी है मसला, ये स्पाइक प्रोटीन का है। तो ये स्पाइक प्रोटीन अपने शरीर में जाता है, फिर अपने शरीर के जो लंग्स के सेल्स होते हैं उसमें ऐसे चिपक जाता है। चिपक जाने के बाद वो अंदर जाता है, अंदर जाके वो खुलता है, खुल के अपने अंदर जो भी उसका mRNA मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसको वो सेल्स में डालता है और फिर खुद को वो बढ़ाता है। तो ये सिंपल चीज है। बढ़ाने के बाद वो फिर अपना पूरा शरीर उसको रिएक्ट करता है, फिर साइटोकाइन स्टॉर्म आता है और फिर उसकी वजह से फिर आदमी
मर जाता है या मर जाता है या जो जिंदा रहता है उसमें फिर इम्यूनिटी आ जाती है, बराबर है। तो ये सिंपल इम्यूनोलॉजी हो गया। अब वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन से बेसिकली आपके शरीर में जो टीका डालते हैं उसका पर्पस क्या है कि जो वैक्सीन है, मैं आपको बताता हूँ कि जो यूएस में जो अभी जो मेन वैक्सीन है, 2 वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है जो मॉडर्ना की और फाइजर की है। तो ये 2 हो गई। फिर इंडिया में जो है वो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो भी mRNA वैक्सीन ही है, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर जो चौथा है कोवैक्सीन जी जी जो भारत फार्मास्यूटिकल बना रही है, उसमें वो पूरे वायरस को इनएक्टिवेट कर देते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं। फिर जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैक्सीन आ रही है, वो भी mRNA वैक्सीन है। सबका अल्टीमेट गोल क्या है? सबका गोल यही है कि शरीर में ये जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उसके जैसा प्रोटीन बनाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको इन्फेक्शन लगता है तो जो आपका बॉडी है वो ये स्पाइक प्रोटीन के सामने एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। समझ लो कि ये एंटीबॉडी है। तो जब भी ये शरीर में ये गया वायरस, तो ये स्पाइक प्रोटीन को पहचानेंगी हमारी बॉडी कि ये क्या है, और उसके बाद में उसके सामने ये एंटीबॉडी पैदा करेगी। तो ये एंटीबॉडी फिर जाके ये स्पाइक प्रोटीन पे लग जाएगी और उसको पूरे वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो पूरा जो ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन जैसा प्रोटीन शरीर में अगर बना देंगे तो बॉडी क्या करेगी कि उसके सामने एक्ट हो सके ऐसे एंटीबॉडी बनाएगी, बराबर है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर बोलिए। आप मुझे थोड़ा होस्ट बना देंगे ना, तो मैं इसे अपने वॉल पे शेयर करूंगा, क्योंकि वो मेरे वॉल पे शेयर नहीं हो रहा है, तो होस्ट ही शेयर कर सकता है, हाँ तो तो काफी मैं लोग ये चीजें सुनेंगे। हाँ तो एक सेकंड में आपको, लेट मी सी, मेक अ को होस्ट। तो यू आर अ को होस्ट नाउ। हाँ, अब शेयरिंग का ऑप्शन आ गया मुझे, तो इवन रामदेव को भी मैंने को होस्ट बनाया, इफ ही वांट्स टू शेयर इट टू। तो Sure. ओके, शैल आई कंटिन्यू कि अभी राह देखूं? जस्ट ए मिनट। ओके, रामदेव फिर ये शेयर ऑप्शन कर रहे हैं ना, तो इसमें फेसबुक नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव आ रहा है, गूगल ड्राइव आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, बुकमार्क, स्क्रीन, कैमरा। यूट्यूब नहीं आ रहा है आपका? फेसबुक पे, हाँ जी, यूट्यूब पे नहीं हो रहा है आपका? ना यूट्यूब पर भी शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, मुझे को होस्ट का मालूम नहीं कैसे वहां पे होता है। मुझे भी नहीं ऑप्शन दिख रहा है, शायद को होस्ट का नहीं होगा अलाउड। ओके, दैट्स ओके। नहीं, वो शेयरिंग आप स्क्रीन कर रहे हैं जेपी अच्छा सिंह, ऐसा है। वो कैंसिल कर दो या हाँ। स्टॉप शेयरिंग कर दो आप। अभी ओके ओके। तो तो वैक्सीन का जो मैंने बताया कि मेन गोल क्या है कि आपको ये स्पाइक प्रोटीन का जैसा प्रोटीन शरीर में बनाना है ताकि उसके सामने एंटीबॉडी पैदा हो सके। आप इन्फेक्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन से बनाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा कि जो एंटीबॉडी पैदा होते हैं ना, वो सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के सामने नहीं होते, सबके सामने होते हैं। तो कई बार बॉडी ज्यादा रिएक्ट करता है। एक्चुअली जो कोरोना में लोग मर गए हैं वो वायरस की वजह से सच नहीं मरे हैं, जो बॉडी का सीवियर रिएक्शन आता है उसकी वजह से मरे हैं। उसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। उसमें फिर पूरे शरीर में सब लीकेज चालू हो जाता है। तो वही गोल है वैक्सीन का कि ये कैसे बनाना है ना। जब ये प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए वायरस के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, बराबर है। तो उसको बोलते हैं mRNA और DNA बोलते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, तो फाइजर और मॉडर्ना ने क्या किया कि वो जो सॉफ्टवेयर में से सिर्फ ये स्पाइक प्रोटीन वाला जो कोड होता है ना, वो निकाला, और वो कोड को निकाल के फिर लेबोरेटरी में उन्होंने
mRNA बनाया वैसा, इसके जैसा, कि ताकि वो स्पाइक प्रोटीन क्रिएट कर सकते। mRNA बनाया उन्होंने, छोटा वाला mRNA बनाया। सपोज ये मेरी पेन है, तो ये mRNA वायरस का निकाल के उन्होंने आर्टिफिशियली बनाया, और ये mRNA को फिर उन्होंने लिपिड के अंदर कवर कर लिया। तो जब आप फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेते हैं, तो बेसिकली उसमें वायरस नहीं होता है, उसमें सिर्फ वायरस का जो कोड होता है, उसका भी सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का ही कोड होता है, पूरे वायरस का कोड नहीं होता है, सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का कोड होता है। तो कई लोगों को ये टेंशन रहता है ना कि यार मैं वैक्सीन लूंगा तो मेरे शरीर में वायरस घुस जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, वायरस है ही नहीं उसमें, सिर्फ सॉफ्टवेयर निकाला और वो सॉफ्टवेयर को लिपिड में बंद कर दिया और फिर आपको वैक्सीन देते हैं। तो ये फाइजर और मॉडर्ना ने किया। फिर जो कोविशील्ड इंडिया में मिल रही है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो लिपिड का जो लेयर बनाया था मॉडर्ना फाइजर ने, उसकी जगह उन्होंने चिंपांजी जो मंकी होता है, उसका जो एडिनो वायरस होता है वो लिया और उसमें वो डाला सॉफ्टवेयर। और जो आप वैक्सीन लेते हैं कोविशील्ड, तो ये जो चिंपांजी वायरस है ना, उसको डालते हैं आप। तो आपको शायद टेंशन आ जाए कि यार मुझे चिंपांजी का वैक्सीन वायरस डाला तो फिर मैं चिंपांजी नहीं बन जाऊंगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। एडिनो वायरस क्यों डालते हैं? एडिनो वायरस इसलिए डालते हैं कि एडिनो वायरस की जो डिलीवरी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली जो फाइजर मॉडर्ना की जो लिपिड लेयर की जो डिलीवरी है ना, उससे ज्यादा डिलीवरी एडिनो वायरस की होती है। तो वो अच्छी बात है एडिनो वायरस की डिलीवरी के लिए। तो चिंपांजी का क्यों डाला कि एडिनो वायरस जो कॉमन कोल्ड का वायरस है, तो हम सब उसके सामने एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या होता है कि अपना शरीर जो है वो एडिनो वायरस की जो कवरिंग होता है उसके सामने एंटीबॉडी बना देता है, तो फिर इफेक्टिव इतनी रहती नहीं है। लेकिन जो चिंपांजी के वायरस से हम एक्सपोज नहीं हुए होते, इसकी वजह से वैक्सीन का इफेक्टिवनेस रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है एडिनो वायरस की वैक्सीन में, जो कोविशील्ड है और जॉनसन एंड जॉनसन की आएगी, कि अगर आपने एक बार एडिनो वायरस वैक्सीन लिया है ना, तो लेटेस्ट से कि 10 साल के बाद अभी कोई कोरोना का बाप आ गया और उसके उस टाइम पे आपको फिर से वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ी दूसरे कोरोना वायरस के लिए। अगर उस ईश्वर को प्रार्थना करें कि ये कभी कोरोना आया ही नहीं, लेकिन अगर आ गया, अगर 50 साल के बाद आया, अगर आप अभी यंग है, देखो मैं 51 का हूँ, तो मुझे तो अभी दिक्कत नहीं है कि 50 साल के बाद आएगा, तो मुझे वादा नहीं है। लेकिन अगर आप 20 साल के हैं तो शायद आप 60-70 के होंगे, तब तक दोबारा पैंडेमिक आ सकता है। तो उस टाइम पे जब वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो अगर उस टाइम पे फिर से एडिनो वायरस की वैक्सीन नहीं ले सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार एडिनो वायरस आपके शरीर में डाल दिया तो आपका बॉडी उसका एंटीबॉडी बना चुका होगा, तो फिर उस टाइम पे वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वैक्सीन आपको जो भी अवेलेबल है वो बेस्ट वैक्सीन ही है। ऐसा मत सोचना कि मुझे अगर फाइजर की मिल जाती है तो अच्छा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक एक ही है, क्योंकि सबका गोल यही है कि ये स्पाइक प्रोटीन के सामने एंटीबॉडी कैसे बनाना है, बराबर। तो ये बात होगी कोविशील्ड की, जॉनसन एंड जॉनसन की। और भारत जो फार्मास्यूटिकल जो वैक्सीन बना रही है, जो इंडिया की ओरिजिनल इंडिजिनस वैक्सीन बोल सकते हैं अपने, क्योंकि जो कोविशील्ड है वो 100% इंडिया की वैक्सीन नहीं कह सकते, मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन उसका जो रिसर्च का जो पार्टनरशिप हुआ वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के साथ हुआ है। तो सब मिलके होता है। अतुल भाई, मैं आपके सब क्वेश्चन के जवाब बाय द टाइम मैं फिनिश करूंगा ना, उसमें शायद सब क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आ, ये वैक्सीन कैसे, उसका इम्यूनोलॉजी कैसे होता है वो मैंने बताया। अभी बनाते कैसे हैं, तो जो वैक्सीन बनाने के जो प्रोसेस है, ये वैक्सीन तो ह्यूमन के लिए ही है, तो ह्यूमन सेल्स में टेस्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो जो टेस्टिंग होता है ना, वो ह्यूमन सेल लाइंस में होता है। तो आपने व्हाट्सएप पे आई थिंक 2-3 महीने पहले एक वीडियो घूमता था कि भाई इसमें तो फीटल टिश्यू यूज करते हैं, कि छोटे बच्चे की टिश्यू यूज करते हैं। तो लोग एकदम भड़क गए, स्पेशली एस्ट्राजेनेका की बात हुई थी उस टाइम पे। तो इसकी सच्चाई ये है कि जो वैक्सीन को टेस्टिंग करना, दो चीज है, कि वैक्सीन को टेस्टिंग करने का होता है और वैक्सीन को मल्टीप्लाई करके बनाना होता है, मैन्युफैक्चरिंग। तो टेस्टिंग के लिए ये सभी वैक्सीन जो है उन्होंने फीटल टिश्यू यूज किया है। नाउ रियलिटी क्या है, ये फीटल टिश्यू आई कहाँ से? तो
1975 और 1982 में जो प्लान्ड एबॉर्शन हुआ था किसी लड़की ने अपना जो फीटस था उसका एबॉर्शन कराया क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए था फॉर व्हाटएवर रीजन, प्लान्ड एबॉर्शन था, तो इसमें किसी बच्चे को मारा नहीं था। तो वो एबॉर्शन होने के बाद जो बच्चा मरा हुआ था उसकी किडनी टिश्यू थी, उसको उन्होंने निकाला और वही किडनी टिश्यू को उसी टाइम से वो मल्टीप्लाई करते ही आ रहे हैं। तो 1975 से ये टिश्यू चली आ रही है। तो आपने अभी तक जो भी वैक्सीन लिया है उसका टिश्यू का जो टेस्टिंग हुआ वो उसी में हुआ। 2 सेल लाइन है, एक जॉनसन एंड जॉनसन की प्रोप्राइटरी है, PERC बोलते हैं, और दूसरा है वो फीटल जो टिश्यू लाइन थी वो किडनी टिश्यू की है, बराबर है, KLE बोलते हैं। तो दोनों टिश्यू है वो डेकेड से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है, तो आपने ऑलरेडी वो ले ही चुके हैं, बराबर है। समझना ये जरूरी है कि आपको जो टीका लगता है उसमें वो टिश्यू होती है कि नहीं है, तो वो जरूरी है जानना। तो जो फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन है उसमें तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियली सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनको तो वो टिश्यू की जरूरत है ही नहीं, वो सिर्फ टिश्यू उन्होंने टेस्टिंग के लिए यूज किया। अब जो ये एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसमें क्या किया उन्होंने कि चिंपांजी का वायरस लिया और ये वायरस को उन्होंने कास्ट्रेटेड कर दिया। कास्ट्रेटेड मीन्स क्या कि वो रिप्लिकेट नहीं कर सके ऐसा बना दिया कि उसकी नसबंदी कर दी वायरस की, क्योंकि वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें एंजाइम होते हैं, तो वो एंजाइम को उन्होंने काट के निकाल दिया ताकि वायरस आपके शरीर में जाने के बाद मल्टीप्लाई ना हो सके। और वो काट के उसमें उन्होंने वो mRNA का सॉफ्टवेयर डाल दिया। अभी दूसरा क्या करना पड़ेगा कि भाई वायरस को तो आपने नसबंदी कर दिया, लेकिन जो वैक्सीन बनाने के लिए वो वायरस को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने वो फीटल टिश्यू में डाला जो फीटस की टिश्यू थी, क्योंकि वो फीटस टिश्यू को मल्टीप्लाई करना उनको आता है। तो वो फीटस टिश्यू मल्टीप्लाई होती जाती है और वैक्सीन बनती जा रही है, वैक्सीन बनती जा रही है, वैक्सीन बनती जा रही है। तो वैक्सीन बनने के बाद वो क्या करते हैं कि उसमें वो एक स्पेसिफिक केमिकल डालते हैं। वो केमिकल है वो जो फीटस के टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप जो कोविशील्ड वैक्सीन लेते हैं उसमें फीटस के टिश्यू के सेल नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है, थोड़ा बहुत कचरा आ ही जाता है, क्योंकि 100% तो आप निकाल सकते ही नहीं है। तो फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन में तो 100% कुछ भी नहीं है। एस्ट्राजेनेका जैनसन की जो वैक्सीन आएगी उसमें थोड़ा बहुत उसका कचरा रह सकता है जो फीटस टिश्यू का है, लेकिन ये जो टिश्यू है वो आज के बच्चे को मारा ऐसा नहीं है, वो 30-40 साल 50 साल पहले की बात है, तब से ये चला आ रहा है। तो ये पूरी उसकी रियलिटी है। अगर आपका रिलीजियन है, आपकी पर्सनल बिलीफ है, वो ऐसा बिलीव करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूंगा जिसमें फीटस की टिश्यू का इस्तेमाल हुआ है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। ये आपका पर्सनल बिलीफ सिस्टम है कि जैसे कि हिंदू है वो गाय का मांस नहीं खाते, तो दैट इज अ पर्सनल बिलीफ, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाते, मेरी पर्सनल बिलीफ है, बराबर है। तो यही बात हो गई वैक्सीन के लिए, तो ये मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई। अब बात आती है कि कैसे लगते हैं। तो सब वैक्सीन का है वो टिपिकली 2 डोज उन्होंने अभी डिसाइड किया है। अभी आप पूछेंगे कि भाई 1 डोज से नहीं हो सकता, क्योंकि सी पोलियो के 3 टीके लगते हैं, BCG की 1 वैक्सीन लगती है, फ्लू के शॉट है वो हर साल लगते हैं, तो हर वैक्सीन का अलग-अलग होता है। नाउ ये कौन डिसाइड करता है? टिपिकली जो कंपनी बनाती है ना, उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है वैक्सीन से, उनको ऐसा थोड़ा बहुत डेटा होता है कि भाई अगर आप 2 डोज लगाएँगे तो इम्यूनिटी ज़्यादा आएगी आपको। मेरी बात करूँ तो मैंने जब पहला टीका लगाया उसके 23वें दिन में मेरे शरीर में एंटीबॉडी ऑलरेडी आ चुके थे। तो पहले डोज के बाद ही एंटीबॉडी आ गए थे मेरे में। तो ऐसा नहीं है कि 1 डोज में नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा टेस्टिंग किया कि भाई 2 डोज लेना चाहिए। फाइज़र के वो 21 दिन के बाद दूसरा डोज है, मॉडर्ना का 28 दिन के बाद, कोविशील्ड का भी वही है कि 3-4 वीक के बाद दूसरा डोज लगेगा। सेम थिंग विद जॉनसन एंड जॉनसन। एक्चुअली जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है ना, उसमें सिर्फ 1 ही डोज है, तो वो एक्चुअली अच्छी बात है। और भारत जो केमिकल्स की जो वैक्सीन है उसमें अभी उन्होंने आई थिंक उनका भी 2 ही डोज है। तो जो जॉनसन एंड जॉनसन एक्चुअली जो रेस का घोड़ा है ना वो बाद में आया है, लेकिन मुझे लगता है कि जॉनसन एंड जॉनसन का रेस का घोड़ा सबसे आगे शायद निकल सकता है, क्योंकि उनका 1 ही डोज है और उनका स्टोरिंग टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट लाइक सिंपल रेफ्रिजरेटर जैसे कोविशील्ड का है।
तो जो फाइजर मोडर्ना की वैक्सीन आई सबसे पहले, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरेज के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए, -70 डिग्री और -20 डिग्री। तो ऐसे टेम्परेचर में तो जो डेवलपिंग कंट्री है सब जगह ऐसे लॉजिस्टिक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बराबर है। सॉरी, मेरे घर में कुकर की सीटी बज रही है। मम्मी आई थिंक खाना पका रही है। तो फाइजर मोडर्ना में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कोविशील्ड इसलिए सब जगह जा रही है क्योंकि उसका स्टोरेज का इतना स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप पूछेंगे कि भाई ये डिफरेंस क्यों, अगर सबको अल्टीमेटली स्पाइक प्रोटीन ही बनाना है, क्योंकि वो क्या होता है कि वैक्सीन कैसे होता है कि ये वैक्सीन शरीर में जाती है, यहाँ पे आपके जो सेल्स होते हैं उसको रिकग्नाइज करते, फिर वो हाई कमांड को मैसेज देते कि भाई ये एनिमी आया है, तो हाई कमांड फिर आपके शरीर में बी सेल्स और टी सेल्स बनाती है। बी सेल्स मीन्स बोन मैरो सेल्स, तो समझ लो कि मेरी हार्ड डिस्क है तो बी सेल्स है, तो वो रिकग्नाइज करते हैं, फिर वो उसके सामने एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये वैक्सीन ऐसे काम करती है। तो स्टोरेज में फाइजर और कोरोना में मॉडर्ना में उनका जो लिपिड का जो लेयर है वो प्रोप्राइटरी है, तो उनका जो स्टोरेज उसके बेस पे डिपेंड करता है। और जो एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की उसमें एडिनो वायरस है, तो एडिनो वायरस तो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर का डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि 1 साल के बाद ऐसा बोले कि यार अभी फाइजर की वैक्सीन भी आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, क्योंकि फाइजर ने वैसा भी टेस्टिंग किया नहीं है कि कितने टेम्परेचर पे कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे वो रख सकते हैं। ये टेम्परेचर की बात हो गई। फिर बात आती है कि इसकी इफ़ेक्ट कितना टाइम रहेगी। तो अब आप वही एग्जांपल यूज़ करें कि जो कमांडो को ट्रेनिंग दिया था कि टेररिस्ट को कैसे डील करना है, बराबर है? तो कमांडो आए, टेररिस्ट को मार गिराया। तो 6-8 महीने तक तो वो कमांडो को वही मेमोरी रहती है कि भई कमांडो को कैसे गिराना है, बराबर है? तो अगर 1 साल में अगर फिर से ऐसा हुआ था तो वो उनको मालूम है एग्ज़ैक्टली क्या करना है। लेकिन फिर अगर 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी मेमोरी भी थोड़ी चली जाती है। तो उसको भी फिर ट्रेनिंग देना पड़ता है, कंटीन्यूअसली ट्रेनिंग देना पड़ता है, तो उनका कैंप होता है, तो 1-2 साल में फिर उनको जाके सब ट्रेनिंग फिर से लेनी पड़ती है, राइट? तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने वैक्सीन लिया, अभी मैंने मेरा एंटीबॉडी टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स कि मेरे शरीर में एंटीबॉडी है। तो आइडियली एंटीबॉडी शुड लास्ट फॉर एवर, बट ऐसा नहीं होता है कि धीरे-धीरे अगर उसको काम नहीं रहता है तो फिर बॉडी उसको निकाल देती है, क्योंकि अभी इतने सारे वायरस बैक्टीरिया के सामने एंटीबॉडी क्रिएट करेंगे तो कितना सारा हो जाएगा, तो बॉडी भी जानता है कि भाई अभी ये कोरोना का वायरस चला गया है, कोई कोई डेंजर नहीं है, तो अभी एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। तो टिपिकली 1-2 साल में वो एंटीबॉडी लेवल डाउन होता जाता है। अभी जो कंपनीज बोल रही है, क्योंकि कंपनी को अभी 8 से 9 महीने का एक्सपीरियंस है, तो अभी वो ऐसा बोल रहे हैं कि 8-9 महीना चलेगी इम्यूनिटी। फिर धीरे-धीरे शायद ऐसा बोलेंगे कि भई इम्यूनिटी 1 साल तक चलेगी। लेकिन मेरा मानना यही है कि मेबी 1-2 साल में बूस्टर डोज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा सीडीसी का रिकमेंडेशन आएगा कि भई हर 2 साल पे आपको वैक्सीन का डोज़ लेना पड़ेगा। अभी उसमें थोड़ा आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भई कंपनी को धंधा करना है तो वो ऐसा ही करेगी ट्रायल कि भई बोलेगी कि हाँ 2 साल में लेना पड़ेगा, ताकि उनका धंधा भी चलता रहेगा ना, तो वो भी रहेगा। लेकिन टिपिकली ऐसा रहेगा कि 2 साल में आपको बूस्टर डोज़ लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी आगे-आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये आई थिंक अतुल भाई का सवाल था कि वैक्सीन कहाँ तक इफ़ेक्टिव रहती है। तो 6 से 9 महीना 9 मंथ तो रहती ही है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे भी लंबा चलेगा इम्यूनिटी का, तो वो बात हो गई। अभी दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मुझे इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो वैक्सीन लेने की ज़रूरत है कि नहीं? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक जेपी सिंह को भी वही है कि भई मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? इसका जवाब ये है कि आपको एकदम भागा-भागी करने की ज़रूरत नहीं है कि या मैं वैक्सीन ले लूँ, वैक्सीन ले लूँ, वैक्सीन ले लूँ अभी, नहीं। आप शांति से अभी 2-3 महीने ठहर सकते हैं, ताकि आपको भी मालूम पड़ेगा कि सचमुच में वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, कोई मर गया कि नहीं मर गया, कितने मर गए, तो थोड़े बहुत डेटा भी ज़्यादा आएँगे। तो आपके पास टाइम है, 4, 5, 6 महीना आप वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मेरा ये मानना है कि आपको ले लेनी चाहिए। क्यों? कि ये समझ लो कि ये वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वायरस के इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी आती है ना, वो पूरे वायरस के सामने आ जाती है। तो जब आप
जनरल इम्यूनिटी बोलते हैं ना, तो कई बार ज्यादा भी हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि कोरोना वायरस से लोग मरते हैं, वो वायरस की वजह से नहीं मरते, वो वायरस के सामने बॉडी का जो रिएक्शन आता है साइटोकाइन स्टॉर्म, उसकी वजह से ज्यादा लोग मर गए हैं। तो आपकी जो इम्यूनिटी इन्फेक्शन से डेवलप है वो अच्छी है, क्योंकि आपने स्पाइक प्रोटीन के सामने एंटीबॉडी बनाए होंगे तब जाके आपको ये इन्फेक्शन मिट गया है, बराबर है। अदरवाइज आपको ये मिटने वाला नहीं था। दैट मीन्स कि आपको इसके सामने तो एंटीबॉडी है ही है, लेकिन आपने फिर ये सब के सामने एंटीबॉडी बना चुके हैं, जो कई बार काम के नहीं होते हैं, कई बार वो उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बात अच्छी है कि आपको इन्फेक्शन लग गया, आपने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। बट आप जब वैक्सीन लेते हैं तो आपको ये स्पाइक प्रोटीन के सामने स्पेसिफिक इम्यूनिटी आती है। तो ये आपका गोल क्या है कि कमांडो को आपको ट्रेन करना है, पुलिस को तो ट्रेन करना ही करना है, लेकिन आपको इसको भी ट्रेन करना है। तो इसके लिए आपको वैक्सीन लेना अच्छी बात है। अगर नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और चांसेस की भी आपको कुछ भी ना हो अगर वैक्सीन नहीं ले, अगर आपकी पर्सनल बिलीफ ऐसी है कि मुझे वैक्सीन लेना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, आपका एक इन्फेक्शन हो गया तो आप 99.9% सेफ ही रहेंगे, तो कोई बात नहीं, फिर हर्ड इम्यूनिटी भी आ जाएगी, ताकि सब इम्यून हो जाएंगे। तो आप चांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे खुद के करीबी लोग हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब भी हो सके वैक्सीन ले लेना, ताकि आपको डबल प्रोटेक्शन हो जाएगा कि इन्फेक्शन भी हो गया, वैक्सीन भी हो गया। अब बात आती है कि ये जो यूके का जो वेरिएंट था कि भाई नई स्ट्रेन आ गई, उसके सामने वैक्सीन एक्ट करेगी कि नहीं करेगी, बराबर है। तो जो वेरिएंट होता है ना, ये स्पाइक प्रोटीन का पूरा वेरिएंट नहीं होता है, उसमें से छोटी सी जगह के सामने वो चेंज हो जाता है। और हमारी जो एंटीबॉडीज जो बनते हैं ना, वो एक छोटी सी जगह के सामने नहीं होते, वो पूरा ऐसे स्पाइक प्रोटीन के सामने होते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर छोटा सा चेंज हो गया तो ये एंटीबॉडी तो फिर भी स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने वाला ही है। तो ये जो वैक्सीन है वो वेरिएंट के सामने भी काम करने वाली है। वो आज के साइंस का जो इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसके बेस पे कह सकते हैं। अब 2 महीने के बाद कुछ और भी हो सकता है, मैं जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये नया डिसीज है, हमको भी 100% मालूम नहीं है। हम जो बोल रहे हैं वो हमारे अब तक के नॉलेज, जो मेडिकल नॉलेज था उसके बेस, प्लस हमारा अब तक का जो कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे बता रहे हैं। तो साइंस अभी इसका इवॉल्व हो रहा है, तो 3 महीने के बाद शायद ऐसा बोलेंगे कि भैया ये वैक्सीन का जो इम्यूनिटी है वो वेरिएंट के सामने काम नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे बेस्ड ऑन साइंस, तो ये जो बोलते हैं ना, हम उसको एपिटोप बोलते हैं। तो इम्यूनिटी जो बनती है वो एपिटोप के सामने एंटीबॉडी बनते हैं, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के सामने नहीं बनता है। जो आप कोडिंग करते हैं तो एक कोड के सामने नहीं बनता है, वो पूरा उसके सामने बनता है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यूके के वेरिएंट के सामने वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेंगी। फिर कई लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनिटी आ गई, लेकिन मेरी इम्यूनिटी तो वो पहले वाले वायरस में थी, अभी ये नया वेरिएंट आएगा उसके सामने है कि नहीं, कैसे सेम लॉजिक। एक्चुअली जो वुहान में जो वायरस चालू हुआ ना, वो इतना म्यूटेट हो चुका है, 12,000 म्यूटेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे कि कोरोना वायरस के म्यूटेशन का, आपको मालूम पड़ेगा, उसका पूरा डेटाबेस चल रहा है कि कौन से म्यूटेशन हुए। तो जो ओरिजिनल वायरस का जो सीक्वेंस था वो अभी नहीं रहा है, वो चेंज हो चुका है। तो वो चेंज ऑलरेडी हो चुका है, साउथ अफ्रीका में चेंज हो गया, ब्राजील का वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है, बराबर है। इटली में जो शुरुआत में वेरिएंट आ चुका था। तो ये कोई नई बात है ही नहीं। तो वायरस तो वेरिएंट होता ही जाता है, दैट इज हाउ वो अपने ह्यूमन बॉडी के साथ एडजस्ट होगा। तो हाँ, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, लेकिन ओके, तो म्यूट कर दिया। एनीवे, तो वो क्वेश्चन था कि ये मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो वैक्सीन सॉरी वेरिएंट के सामने काम करेगा कि नहीं करेगा। फिर एक साइड इफेक्ट के बारे में कि भी साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट देखो, मैं सिंपल आपको आंकड़ा बताता हूँ कि अमेरिका में लेट्स से, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, कि लेट्स से 20 मिलियन लोगों को इन्फेक्शन हो गया, 2 करोड़ लोगों को। तो उसमें से 5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं।
इतने ही लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी तक डेथ आई थिंक एक फ्लोरिडा में हुआ था, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा मालूम नहीं है कि डेथ हुआ है। तो इन्फेक्शन होने के बाद मरने के चांसेस ज़्यादा है वर्सेस वैक्सीन लेने के बाद मरने के चांसेस तो ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर वो टेंशन है आपको, नहीं हो सकता ऐसा मैं नहीं बोलता, क्योंकि आपकी बॉडी कैसे करेंगी किसी को भी मालूम नहीं है, बराबर है? तो डेंजर तो किसी की चीज़ में रहता ही है, लेकिन आपको ये तय करना है कि भई यार इन्फेक्शन का चांस लेना है या फिर वैक्सीन का चांस लेना है। तो मेरे मुताबिक तो वैक्सीन का चांस लेना एकदम सिंपल आंसर है कि भैया वैक्सीन लेने से मृत्यु होने की संभावना बहुत कम है। अरे लेट अस से कि मृत्यु नहीं होता है, तो देन आता है कि सीरियस साइड इफेक्ट होने की संभावना क्या है। तो अभी तक तो सीरियस साइड इफेक्ट किसी को भी नहीं देखा है उन्होंने। यू नो माइनर साइड इफेक्ट होते हैं कि जैसे लोकल साइड पे पेन होता है, रेडनेस होता है, फिर कई बार बुखार जैसा लगता है, बॉडी एक होता है, स्पेशली दूसरे डोज के बाद ज़्यादा होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, वो वेरी इंटरेस्टिंग है। जैसे कोरोना में जीभ का टेस्ट चला जाता है, स्मेल चला जाता है, ये कोरोना का स्पेसिफिक हो गया, बराबर है? उसी तरह से ये कोरोना वैक्सीन में दूसरे डोज के बाद साइड इफेक्ट ज़्यादा आती है, और साइड इफेक्ट ज़्यादा मीन्स कि बॉडी एक होता है, फ्लू जैसे सिम्पटम्स आते हैं, फीवर आ जाता है, पर वो 24 घंटे में चला जाता है। वो टिपिकल है, 24 घंटे में चला जाता है। उसके अलावा और कोई सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिला नहीं है। तो वो है। फिर ये सब शॉर्ट टर्म हो गए। लॉन्ग टर्म की साइड इफेक्ट क्या है, वो किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप जो वायरस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। अब होगा कि नहीं होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कोविड का भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने के चांसेस, अगर आपको इन्फेक्शन लग गया, आपका लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उसके भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने की संभावना है। तो आपको ये तय करना है कि इन्फेक्शन होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया बॉडी में और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होने का मैं चांस लेना चाहता हूँ, या फिर वैक्सीन लेने के बाद लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होने के चांसेस की संभावना है, उसका चांस लेना चाहता हूँ, बराबर है? लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन। अगर आप मॉडर्ना फाइज़र की वैक्सीन लेते हैं या कोविशील्ड लेते हैं या जॉनसन एंड जॉनसन की लेते हैं, सेफ्टी प्रोफाइल सबकी बहुत ही इम्प्रेसिव है, अच्छी है। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि लेनी है कि नहीं लेनी है वैक्सीन। और फिर एक और क्वेश्चन होता है कि भई दारू कब पीना चाहिए? मीन्स मेरा तो ओपिनियन यही है कि दारू कभी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके कोई फ़ायदे नहीं है, यू नो। लेकिन कई लोग ऐसा होता है कि जिनको अल्कोहल के बिना रह नहीं सकते, कि बोले हर शाम को 1 पैक चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि जब आप अल्कोहल लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वैक्सीन का रिस्पॉन्स आने की संभावना कम हो जाती है। तो वो तो ज़रूरी है कि आप जब वैक्सीन का रिस्पॉन्स लाना चाहते हैं, तब दारू नहीं पीना चाहिए। तो ड्यूरेशन कैसे डिसाइड करते हैं? तो कंपनी का जो मोनोग्राम देखेंगे तो बोलते हैं कि दूसरा डोज़ लेने के 15 दिन बाद आप इम्यून गिनाते हैं, बराबर है? तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब वैक्सीन लिया उसके ऑलमोस्ट 45 डेज़ के बाद आप इम्यून कहलाएँगे। अब जो अल्कोहल आप लेते हैं, तो उसकी इफ़ेक्ट शरीर में एटलीस्ट 4-5 दिन तक रहती है इम्यूनिटी पे। अल्कोहल आप ब्रेथ में कुछ घंटे तक डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बालों में अगर आप टेस्टिंग करेंगे, तो वो तो 90 दिन तक रहता है। स्वेट्स में आपका जो पसीना होता है, उसमें रहता है। लेकिन इम्यूनिटी पे एटलीस्ट 4 से 5 दिन तक उसकी इफ़ेक्ट रहती है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपको टीका लगे, उसके 5 दिन पहले दारू पीना बंद कर देना चाहिए, और दूसरा टीका लगे उसके 15 दिन पहले चालू मत करना। वो पीरियड है जहाँ पे आपका इम्यूनिटी डेवलप होता है और अफेक्ट होने की संभावना रहती है। मेरा ओपिनियन तो यही कि आप कभी पियो ही मत, लेकिन अगर पीना है तो ये ड्यूरेशन आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बात आती है कि ये वैक्सीन अगर ले लिया तो फिर मास्क पहनना ज़रूरी है कि नहीं है? वेल, मैं मास्क का इतना फ़ैन नहीं हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पहनना पड़ता है क्योंकि हॉस्पिटल में लॉ है। और दूसरी बात ये है कि एसिम्प्टोमेटिक अगर आप, क्योंकि ये वैक्सीन ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि वैक्सीन स्प्रेड नहीं अटकाती है, वो सिर्फ़ डिसीज़ को प्रिवेंट करती है कि अगर आपको इन्फेक्शन
लग गया तो आपको कोविड का डिसीज होने की संभावना कम हो जाती है और आपको सीरियस डिसीज होने की संभावना कम हो जाती है। एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जाएगा या फिर आपको वायरस नहीं लगेगा, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। सिर्फ आपको वायरस की जो डिसीज प्रोसेस है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो क्या होता है कि आपने वैक्सीन लिया, आप तो इम्यून हो चुके हैं, लेकिन आप इम्यून वायरस का इन्फेक्शन लगने से नहीं हुए, तो आपको वायरस तो आपको चिपक सकता है और वो चिपका हुआ वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी और के पास जाते हैं, तो उसको फिर वो वायरस जा सकता है। उसकी वजह से मास्क अभी पहनना ज़रूरी है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे सबको टीका लगता जाएगा, सबको किसी को इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनिटी आ जाएगी, तो धीरे-धीरे फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। उसके बाद में फिर वायरस का मास्क का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा क्योंकि फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि भई मैं मास्क पहनूँ या ना पहनूँ। लेकिन अभी आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कीप वेयरिंग द मास्क, स्पेशली अब क्राउडेड प्लेस में है। अगर कार में अकेले ड्राइव करते हैं, घर में अकेले हैं, तो मास्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप क्राउडेड प्लेस में है, तो मास्क पहने तो अच्छा रहता है। तो वो मास्क के बारे में हो गया और ऑब्वियसली जो हैंड हाइजीन है, हाथ धोने की, वो तो कोरोना है या नहीं है, वो तो अच्छी हैबिट है, वो तो चालू ही रखने की है। फिर कई लोग अभी काढ़े का वो आदत लेके, जैसे मैं जब से कोरोना चालू हुआ ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है अभी, राइट? तब से एवरी डे अभी सुबह मैंने पिया। तो मैं जिंजर, लेमन, टर्मरिक सब मिला के काढ़ा पीता हूँ मैं खुद। तो वो मैं अभी चालू ही रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इन्फेक्शन नहीं लगा। ये पूरा साल 1.5 साल तक कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये बिलीफ आ गया है कि भई ये मैं ये काढ़ा पीता हूँ तो मुझसे उसकी वज़ह से इम्यूनिटी डेवलप है। अपना खुद का बिलीफ है। तो मैं वो चालू ही रखने वाला हूँ क्योंकि अच्छी बात है। जिंजर है, लेमन है, हल्दी है, बराबर है। ये सब अच्छी चीज़ें ही है, पेपर है, तज, लविंग सब डालते हैं, तुलसी डालते हैं। जो भी आपको आपको जो भी ट्रस्ट हो, वो आप चालू रख सकते हैं क्योंकि वो अच्छी बात है। फिर जो कई लोग स्टीम इन्हेलेशन लेते थे, राइट? कोरोना से बचने के लिए, तो वो भी आपको दिन में 3 दिन बार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार करने से अच्छा रहता है। सब आपके जो रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन ही रहते हैं। कई लोगों ने योगा, प्राणायाम चालू कर दिए थे बचने के लिए, बराबर है? तो वो चालू रखने का, क्यों नहीं रखने का? वो तो वैसे ही अच्छे है बॉडी के लिए। कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, नॉन मेडिकल चीज़ें, हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज़ है, पूरी 8 घंटे की स्लीप लेने का, ये सब तो चालू ही रखने का, उसमें क्या वाँदा है? तो वो सब आपको सिर्फ़ कोरोना नहीं और इन्फेक्शन से भी बचाए रखेगा, आप हेल्दी रहेंगे। तो दैट इज़ इन नटशेल क्वेश्चन मैंने कवर किए। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जेपी जी आपको कुछ कहना है? मुझे बस यही कहना है कि अ, अगर ये वायरस मान लीजिए कि ये जो बने हैं, जो अभी वैक्सीन बना है, वैक्सीन लगने के बाद अगर वायरस में म्यूटेशन हो जाता है, तो क्या वायरस उस पर इफेक्टिव कर रहेगा कि नहीं रहेगा? वैक्सीन इफ़ेक्टिव रहेगा। मैंने बोला है कि जो वायरस चेंज होता है ना, तो हाँ, हाँ। उसका जो सॉफ्टवेयर चेंज होता है ना, वो पूरा सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता है, उसमें 1-2 जगह पे ही चेंज होता है। अच्छा, अच्छा। तो हम जो एंटीबॉडीज़ जो बनाते हैं ना, ये समझ लो कि ये एंटीबॉडी है। तो ये एंटीबॉडी वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना, तो पूरा प्रोटीन के सामने बनते हैं। जो चेंज होता है वो 1-2 जगह पे ही माइनर थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो जाता है। तो पूरा अच्छा, स्ट्रक्चर अच्छा। चेंज नहीं होता है। तो एंटीबॉडी जो बनते हैं वो स्ट्रक्चर के सामने बनते हैं। तो अगर चेंज भी हो गया तो वायरस को वो मार गिराएगा। लेकिन मान लो कि चेंज ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। उसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पाइक स्पाइक प्रोटीन में सब कुछ बदल गया। दैट मीन्स कि वो स्पाइक प्रोटीन रहा ही नहीं। नया वायरस आ जाएगा। तो ये रहा ही नहीं तो वो चिपकेगा कैसे? बराबर है। तो ये वायरस के खुद के अपने बेनिफिट में नहीं है कि ये सब कुछ बदल देगा। अगर वो सब कुछ बदल दिया तो उसका जो मेन अटैक करने वाली जो है राइफल है वही चली गई,
तो वो खुद ही नपुंसक हो जाएगा। तो वो वायरस तो करेगा नहीं, वो अपने अपने बेनिफिट में नहीं है। तो वायरस इतना ही चेंज करेगा जितना उसको ह्यूमन बॉडी में रहने के लिए आसानी रहेगी, क्योंकि उसको मालूम है कि ह्यूमन बॉडी का जो भी डिफेंस सिस्टम है वो उसको मार गिराएगा। तो वो ऐसा करेगा कि जो ह्यूमन बॉडी का इम्यूनिटी है उसको डिस्टर्ब ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर में चेंज ला देगा ताकि इम्यूनिटी उसको रिएक्ट नहीं करेगी, और फिर इम्यूनिटी बोलेगी चलो ये बंदा कोई परेशानी नहीं कर रहा है, तो उसको फिर बाजू में बैठने देंगे कि चलो तू बैठ इधर, अभी वादा नहीं है। तो ये मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन द इम्यूनोलॉजी, जो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। एक ही चीज है कि जो जैसे SARS-CoV-1 आया था वायरस 6-7 साल पहले, उसके बाद में मिडल ईस्ट का वायरस आया, तो वो पूरा अलग वायरस है। उसका फैमिली एक ही है लेकिन वो पूरा वायरस अलग है। तो अगर पूरा अलग वायरस आ गया तो फिर ये वैक्सीन काम नहीं करेगी, तो फिर उसके लिए फिर नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी। लेकिन फायदा क्या है ये पैंडेमिक का, कि अभी सभी कंपनी को फॉर्मूला मालूम पड़ गई है। तो अभी अगर कोरोना का बाप भी आ जाएगा ना, तो उनको मालूम है कि वैक्सीन अभी कैसे बनानी है, तो फटाफट काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट पैंडेमिक भगवान करे कि हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आए, लेकिन बच्चों के टाइम में भी हम ऐसा ही करें कि भाई ये पैंडेमिक ना आए। लेकिन अगर आ भी गया तो नेक्स्ट टाइम वैक्सीन बनाने में बहुत आसानी रह जाएगी, तो वो फटाफट हो जाएगा, तो वो ठीक रहेगा। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस। एक क्वेश्चन है कि जैसे जो कोविड पेशेंट है, तो कोविड पेशेंट ठीक होने के बाद ही वैक्सीन ले सकता है या फिर इन बिटवीन कोविड भी ले सकता है? आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी राह देखे, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोविड का इन्फेक्शन चालू ही है उसकी बात करें, कि अगर कोविड इन्फेक्शन 2 महीने पहले हो गया उसकी बात करें आप? नहीं, जो जिसको अभी करंट में कोविड है, करंट में इन्फेक्शन जिसको है उसको थोड़ी राह देखना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद, क्योंकि वो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा ना बॉडी को कि किसके सामने एंटीबॉडी क्रिएट करे। तो पूरी बॉडी अगर कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिसको अभी करंट इन्फेक्शन है उसको शांत होने दो, 2-3 महीने ठहर जाओ और उसके बाद में वैक्सीन लो, ताकि वो वायरस के सामने जो भी इम्यूनिटी डेवलप हुई है आपकी बॉडी की उसको सेटल होने दो, फिर जाके आप वैक्सीन ले लो, ताकि आपको नए तरीके से आप कमांडो को ट्रेन कर सको कि भाई अभी ये आपने पूरा रिएक्ट कर लिया, अभी आपको ये स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन के सामने इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तो 2-3 महीने ठहर जाए तो अच्छा रहता है। फिर और क्या होता है कि साइड इफेक्ट मालूम नहीं पड़ेगी कि आपने वैक्सीन लिया और वैक्सीन लेने के बाद बुखार आया और आपको कोविड ऑलरेडी अभी है, तो मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कोविड बड़ा है या वैक्सीन का बुखार है। अगर कोई सांस में तकलीफ हो गई वैक्सीन लेने के बाद, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये वैक्सीन का एलर्जिक रिएक्शन है या फिर आपका कोविड का निमोनिया हो गया है, तो वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो कंफ्यूजन आपको भी रहेगा, डॉक्टर को भी रहेगा कि वैक्सीन का प्रॉब्लम है या डिसीज का प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से भी आपको थोड़ा एटलीस्ट 1-2 महीने ठहर जाए तो अच्छा रहेगा। और तब तक क्या होगा कि वैसे भी अभी सबको वैक्सीन तो नहीं मिल रही है, जो फ्रंटलाइन वर्कर है उसको मिल रही है। तो अगर आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं है और यंग एज ग्रुप में आते हैं 18 to 50 के बीच में आपकी उम्र है, तो आपकी भी प्रायोरिटी तो वैसे ही अभी आपको अभी कोई देने वाला नहीं है, अभी तो वैसे भी टाइम लगने वाला ही है, क्योंकि आप टोटली लो रिस्क में आते हैं और आपको इन्फेक्शन भी हो गया है, तो वैसे भी आप लो रिस्क में आ गए, तो वैसे भी आपको 2-3 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे शायद, अनलेस आपको कहीं पे पहचाने और आप ले लेते तो बात अलग है। तो दैट्स व्हाट इट इज। एनी अदर क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है कि लाइक जिनको कोविड हो गया है, जो पहले बहुत लोगों को कोविड होकर ठीक हो गया, बट उनको कुछ अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं, मतलब किसी को कुछ दूसरा ही डिजीज होने लग रहा है, तो वही है, उसको हम लॉन्ग हॉलर बोलते हैं। कि वो मैंने बोला कि 5% लोगों में हम वो अभी हमको देखने को मिलता है कि क्या होता है कि जब आपको कोविड होता है तो वो कोविड आपको लंग को डैमेज थोड़ा करता है और जो भी सिस्टम में गए वहां पे थोड़ा डैमेज करता है, तो उसका जो डैमेज है उसके सिम्टम्स चालू रहते हैं। कई लोगों को कंप्लीट रिकवरी नहीं आती है। कई लोगों का ऐसा होता है कि उनकी इम्यूनिटी उस टाइम पे इतनी ज्यादा रिएक्ट कर गई कि उसकी वजह से थोड़े सिम्टम्स रहते हैं, तो हाइपर इम्यूनिटी के। फिर कई लोगों को नए इन्फेक्शन भी लग सकते हैं
कि कोविड हुआ उसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं हुआ। तो क्या होता है कि कई बार डॉक्टर ये भूल जाते हैं कि भाई इसको कोविड हुआ था और उसकी वजह से भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी ये पूरा नया साइंस है, हम लोगों को भी मालूम नहीं है कि कोविड का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। कई डिसीज जो होते हैं उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमको मालूम है, क्योंकि 5-10 साल 50 साल से हम देखते आ रहे हैं वो डिसीज। फॉर एग्जाम्पल एड्स है, एड्स आज से 30-40 साल पहले जब आया तो उस टाइम पे हमको भी नहीं मालूम था कि एड्स के लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या होते हैं। हेपेटाइटिस सी है, जब निदान होना चालू हो उस टाइम पे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमको मालूम है कि 25 साल के बाद एड्स में क्या हो सकता है, 25 साल के बाद हेपेटाइटिस सी में क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी कोविड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी पूरा साइंस उसका इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे हमको डेटा मिलते जाते हैं, जैसे वैसे हम उसका स्पेक्यूलेट कर थियरीज बनाते हैं उसके बेस पे कि भाई कोविड के 100 पेशेंट थे, उसमें से 10 लोगों को अभी चेस्ट पेन चलता रहता है, उसमें 15 लोगों को थोड़ी सांस फूलती है, उसमें 50 लोगों को वीकनेस रहती है, कई लोगों को खाना अच्छा नहीं लगता, कई लोगों को अभी टेस्ट वापस नहीं आया है, कई लोगों को अभी स्मेल वापस नहीं आया है। तो ये सिम्टम्स थोड़े बहुत लोगों को अभी चालू है, वो मुझे भी मालूम है, लेकिन उसका कोई इलाज हमको भी नहीं मालूम है 100%। कई लोगों को हम स्टेरॉइड देते हैं तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके अलावा क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि हमको ये भी नहीं मालूम है कि ये सिम्टम्स लॉन्ग टर्म क्यों रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एड्स के सिम्टम्स लॉन्ग टर्म क्यों रहते हैं वो अभी हमको मालूम है, कई लोगों को क्यों रहते हैं वो मालूम है, इसलिए हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कोरोना में किसी को भी नहीं मालूम है लॉन्ग टर्म सिम्टम्स, तो अभी सब हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है। फिर उसमें साइंटिस्ट है वो उसका रिसर्च करेंगे कि भाई ये सिम्टम्स हुआ तो क्या क्या उसका पॉसिबल रीजंस हो सकता है, फिर उसको वो कंफर्म करने के लिए ट्रायल करेंगे। उसके बाद में फिर उसमें डिफरेंट दवाइयाँ ट्राई करेंगे, लेट्स सी कि भी ये दवाई काम करती है, ये दवाई काम करती है, तो इसमें 2-3 साल और लग जाएंगे बिफोर वी नो एग्जैक्टली कि क्यों ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। बराबर? जी। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, बोलो बोलो। इसमें एज का कोई फैक्टर है ऐसा कि इस एज से इस एज तक को ज्यादा खतरा है या इस एज से नहीं है? एज मीन्स उम्र की बात कर रहे हो आप? जी, वैक्सीन से कि रोग से? रोग से। हाँ वही है ना कि टिपिकली जो भी मृत्यु हुए हैं वो 50 प्लस में हुए, मोस्ट ऑफ। ऐसा नहीं है कि यंग लोग नहीं मरे हैं, लेकिन ज्यादातर मोर देन 80% जो डेथ है वो 50 प्लस है। और उसमें भी अगर 65 से ज्यादा है तो वो तो मोस्ट डेंजरस जोन में आते हैं। बच्चों में तो बहुत ही रेयर केसेस में डेथ हुए हैं। अगर आप टोटल डेथ गिनेंगे उसके कंपेयर में बच्चों में डेथ तो बहुत ही, तो ऑलमोस्ट जीरो के करीब गिन सकते हैं आप। और अगर 50 से कम उम्र है तो वो तो ऑलमोस्ट आप गिन सकते हैं कि उनको कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ माइनर सर्दी जुकाम जैसा हो गया फिर ठीक हो गया। जेपी सिंह को हुआ था तो क्या हुआ, आपका कुछ हुआ था? कहाँ गए जेपी जी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था। हाँ हाँ, उनको इन्फेक्शन लगा, पॉजिटिव आया, फिर थोड़ा बहुत ऐसा रहा, फिर ठीक हो गए। बराबर है। तो मैं तो एकदम रिकवर हो गया, मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि मुझे कब हुआ और कब चला गया। हाँ, वो 95% में ऐसा ही होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ज्यादा लोगों को हुआ है। तो रिलेटिवली यूएस में प्रॉब्लम क्यों है कि भाई इतने सारे लोगों को हुआ कि भाई जो परसेंटेज है वो एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ गए। तो वही है कि जैसे आपको पोलियो है, वो इतने ज्यादा लोगों को नहीं होता है, जैसे आपको मालूम नहीं पड़ता कि कितने को पोलियो हुआ, लेकिन जितने को होता है उसमें से 100% लोगों को प्रॉब्लम होता है पोलियो में, कि किसी को पैरालिसिस हो जाता है, राइट? तो वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ द पेशेंट है वो इतने ज्यादा नहीं है। पोलियो के गिनो या फिर स्मॉल पॉक्स के गिनो तो वो इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन कोरोना में प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो स्प्रेड इतना फास्ट होता है ना कि टोटल नंबर ऑफ द पीपल बढ़ गए, तो फिर उसका परसेंटेज हो गया वो ज्यादा हो गया इसके वजह से। लेकिन अगर आप 50 से कम उम्र है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है और कोई लंग के प्रॉब्लम नहीं है, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, आप मोटे नहीं है, तो आपको कुछ होने की संभावना बहुत ही कम है। तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा।
और वैक्सीन का भी वही है कि ज्यादातर लोगों को कुछ भी नहीं होता है, मे बी 1-2% लोगों को थोड़ा बहुत माइनर साइड इफेक्ट होते हैं। बाकी को मेरी मम्मी को दिया, शी इज 79, पहला डोज दिया वैक्सीन का, उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे लेने के बाद आर्म में पेन हुआ था 24 घंटे, मेरी वाइफ कश्मीरा को हुआ था पेन, मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ, शी इज 80 और उसका दूसरा डोज 15 फरवरी को है, तो देखेंगे क्या होता है। तो उसके भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर। I hope I answer your question. Anybody else? Any question? Okay, तो मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब मिल गया, जो भी हमारे मन में right, शंकाएं थी, जो भी क्वेश्चंस थे, sure. आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया। Yeah. काफी जवाब मिला हमें। Yeah, anybody has any question, they can always reach out to me. Facebook पे आप तो जानते ही हैं मुझे और JP सिंह को, तो you can always message me. बराबर है? श्योर। चलो जी, तो मिलते हैं फिर। Thank you. ओके, सबको नमस्कार। Okay जी, bye.